Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is CA Deepthi. I take classes of accounts and economics. In the last video, I've already taught you some accounting terms. Today we'll be continuing with the other accounting terms. Like you can see on the screen, we'll be studying today what are receipts, expenditure, expense, income, profit, gain and loss. Let's start. सबसे पहले आज हम टर्म पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में अगर वर्ड आए रिसीट्स, तो रिसीट्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, रिसीट्स का मतलब होता है, नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, द अमाउंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्चुअली में आना चाहिए द अमाउंट, मतलब कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं है ये। या तो अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हो गया, इमीडिएटली रिसीव हो गया है, और या इट इज़ रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो हमें फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, मतलब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है, उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है, वो दे देगा हमें पैसे। या तो पैसे आज आ गए हैं या कल आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने किस चीज़ की डील करी है, या तो हमने एसेट्स बेचे हैं, एसेट्स मतलब हमने लास्ट क्लास में टर्म पढ़ चुके हैं। एसेट्स मीन समथिंग कॉन्क्रीट, टैंजिबल भी होते हैं, इनटैंजिबल भी होते हैं। एसेट्स मीन्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ब्रांड नेम। हमने एसेट्स बेचे हैं तो बदले में जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं रिसीट्स। या हमने गुड्स बेचे हैं, हमने नॉर्मल अपने बिजनेस कर रहे हैं। देखो हमारा नॉर्मल बिजनेस गुड्स बेचना, एसेट्स बेचना नहीं है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स रखे जाते हैं अपने पास बिजनेस को रन अप करने के लिए। मशीनरी हम इसलिए लेते हैं ताकि वो हमें गुड्स प्रोड्यूस करके दे। तो जो हमारा गुड्स और सर्विसेज है ना, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है। एसेट्स हम वंस इन अ वाइल बेचते हैं। तो किसी भी तरह से पैसे आए हों, वंस इन अ वाइल ट्रांजैक्शन करके पैसे आए हों या नॉर्मल ऑपरेशन से पैसे आए हों, गुड सर्विसेज देके पैसे आए हों, इन सबको अकाउंट्स में कहते हैं रिसीट्स। नाउ रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इनका क्या मतलब होता है बच्चे? रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से आती हैं। जैसे वो अभी हमने पढ़ा ना, गुड्स और सर्विसेज हमारा नॉर्मल काम है, डेली का काम है। तो जो डेली वाली रिसीट्स होती है ना, उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और जो वंस इन अ वाइल पैसा आता है, जैसे एसेट्स बेचना हमारा रोज का काम नहीं है, तो जब अगर आपने कोई बिल्डिंग बेची है, आपने एसेट बेचा है, बोलते हैं उसको भी रिसीट ही है, लेकिन उसको कौन सी रिसीट बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। ये वंस इन अ वाइल होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन के लिए मिलता है। मतलब अमाउंट मैं ये भी कह सकती हूँ, इसमें अमाउंट थोड़ा हेफ्टी होता है। हेफ्टी मतलब ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसमें। रेवेन्यू रिसीट्स में जनरली लोअर अमाउंट इज इन्वॉल्व। कैपिटल रिसीट्स में क्या कह रहे हैं? दीज आर अदर देन रेवेन्यू रिसीट्स। कह रहे हैं जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से आए हैं उनको तो रेवेन्यू रिसीट्स बोल दो, और जो डे टू डे बिजनेस से नहीं आए हैं वो सारे बचे हुए कैपिटल रिसीट्स हो गया। जैसे इसके मैंने दो एग्जाम्पल्स पिक्चर में शो करने की कोशिश करी है कि हमने बिल्डिंग बेची तो जो पैसा है उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे, या हमने लोन लिया। अब जब मैं बैंक से लोन लूंगी तो मेरे पास पैसा आ रहा है ना, तो जो लोन लेना होता है दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल रिसीट। इट्स नॉट मेरा डेली का बिजनेस नहीं है लोन लेना। रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल्स क्या होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स बेचे, पैसा आया, या हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करके इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। मैम इंटरेस्ट को रेवेन्यू रिसीट क्यों कह रहे हैं बच्चे? क्योंकि इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है ना, 1 महीने का इंटरेस्ट आया, 2 महीने का इंटरेस्ट आया, इसलिए इसको भी रेवेन्यू रिसीट में बोलते हैं। इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? कह रहे इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखो रिसीव्ड और रिसीवेबल आपको अब समझ में आ गया होगा, या तो आज पैसा आया या कल आ जाएगा इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेच के या सर्विसेज बेच के, या जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। क्यों कर रखी है इन्वेस्टमेंट? ताकि हमें मंथली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ जाए। वो मंथली जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना बच्चे, वो जाती है पीएनएल अकाउंट में। मैम ये पीएनएल अकाउंट क्या होता है? बच्चों हमने अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बच्चे जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ना वो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इसमें प्रॉफिट्स आते हैं, इसमें हमारी इनकम्स आती हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स इसमें जाते हैं। और जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स कौन से होते हैं? इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो रेवेन्यू नहीं होते वो कैपिटल रिसीट्स होते हैं। और ये कहाँ जाते हैं? ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाते बच्चे, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स बेच के जो पैसा आया, सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट बेच के, या हमने लोन लिया, दैट इज ऑल्सो आवर कैपिटल रिसीट, क्योंकि जो लोन लेंगे इसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक मिलेगा हमें। अगली टर्म पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? कह रहे एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट, दोबारा से वही बात बोल रहे हैं, कुछ पैसा इन्वॉल्व है, इस बार आया नहीं है, इस बार हमने खर्च करा, अमाउंट स्पेंट। और लायबिलिटी इनकट, या हमने अब पर कोई बर्डन ले लिया, कैसे ले लिए पढ़ते हैं।
कह रहे फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एसेट परचेज करा, जब मैंने एसेट परचेज करा ना, मशीनरी परचेज करी, एज्यूम करो मैंने इमीडिएटली 2 लाख रुपए कैश दे दिया, 2 लाख रुपए अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो दिस इज एक्सपेंडिचर। या मैंने लाइबिलिटी इनकर कर ली, मतलब मैंने उससे कहा कि भाई मुझे लोन पे दे दे मशीनरी, मैंने क्रेडिट पे मशीनरी ले ली, तो मेरे पे एक बर्डन आ गई है, आई हैव टू रीपे दीज 2 लाख रुपीज टुडे और टुमारो। तो अमाउंट स्पेंट मतलब प्रेजेंट में खर्च कर दिया है, या लाइबिलिटी इनकर्ड मतलब फ्यूचर में मैं खर्च करूंगी, किस बात के लिए, या तो मैंने एसेट्स परचेज करें, या मैंने गुड्स परचेज करें, या मैंने कोई सर्विसेज परचेज करी है। तो वही बच्चों सेम टॉपिक है। एक्सपेंडिचर में भी 2 टाइप के, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू होती है डे टू डे वाले खर्चे, और एक कैपिटल होता है जो लॉन्ग रन के लिए हमें बेनिफिट देने के लिए खर्चे किए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो मैंने एसेट परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी परचेज करी है, बिल्डिंग परचेज करी है, इस बार मैंने पैसा खर्च करा है, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या मैंने लोन पे करा है, आई हैव पेड लोन। अब रोजमर्रा तो मैं तो लोन हम पे करते नहीं है, वंस इन अ वाइल लोन रिपेज होते हैं, तो रिड्यूस कर दी मैंने अपनी लाइबिलिटी, मैंने अपने पे बर्डन रिड्यूस कर दिया, मैंने लोन कम कर दिया, मैंने लोन पे कर दिया। तो जब लोन पे करूंगी तो जो पैसा खर्च करूंगी इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी खर्चे होंगे ना उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेज करे तो मैंने पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज़ को तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेली का एक्सपेंस है, हर मंथली पे करनी पड़ती है। डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब इनकर्ड पता क्यों कह रहे हैं, स्पेंट क्यों नहीं लिखा वर्ड, इट इज़ द एक्सपेंडिचर स्पेंट, क्योंकि दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आपने पैसा स्पेंड करा है और या आपने लाइबिलिटी ले लिया अपने सर पे। लाइबिलिटी मतलब अ प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर ले लिया, आपने अपने पे बर्डन ले लिया कि हम कल पे कर देंगे। क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमने कोई ना कोई एसेट परचेज करे हैं, क्यों, या हमने कोई इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, या हमारे पास ऑलरेडी मशीनरी थी, हमने उसमें और कुछ पार्ट्स इंक्रीज करे हैं उसके। कह रहे हैं हमने कोई भी ऐसा खर्चा करा है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करे, मतलब जो हमारी मशीनरी की लाइफ इंक्रीज करे, हमारे लिए प्रोडक्शन करने में इंक्रीज करे। जैसे हमारे पास बिल्डिंग के पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, अब हमने सेकंड फ्लोर ले लिया ताकि वहाँ पे भी हम मशीनरी रख के प्रोड्यूस कर पाएँ। तो जिसने हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दी है ना, अगर उस खर्चे ने हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिसका हमें इंड्योरिंग नेचर का बेनिफिट मिलेगा, इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग रन में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, सच एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल वाली चीज़ें जाती है बच्चों बैलेंस शीट में। तो जो भी हम पैसे खर्च करके एसेट्स लेंगे, एसेट्स कहाँ जाएंगे, सारे बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल क्या है, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, या लोन रीपे। लोन दिया है मैंने तो जो पैसा दिया इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कह रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो सिर्फ उसी साल को बिलोंग करता है। ये बिजनेस एक्टिविटी से इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है, रॉ मटेरियल परचेज करा है, क्यों परचेज करा है, ताकि गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। कह रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने गुड्स हमने बेचे हैं उस पर जो खर्चा आया, हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है, हमने लेबर को वेजेस दिया है, ये सारे खर्चे जो होते हैं ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। सैलरी दी है, रेंट, मंथली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे, कह रहे हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। मैम ये ट्रेडिंग अकाउंट में कब जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब जाते हैं, बच्चों इसको हम थोड़ा थोड़ा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना अपने दिमाग में डाल लेना, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। ये मैं आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगी, थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं पीएनएल अकाउंट। मेरे कहने का मतलब ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे बाइफरकेट करते हैं वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। हमने लास्ट क्लास में एक और टर्म पढ़ी थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों देखो एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी ना एक सब कैटेगरी होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। डेफर्ड का मतलब होता है डिले करना, डिलेड एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई ऐसा खर्चा कर दिया है जो रेवेन्यू ही है। मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने बच्चों क्या पढ़ा था, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, क्योंकि ये डेली का बेनिफिट मिलता है हमें, डेली टीवी पे ऐड आ रही है, हमें उसका डेली रन में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया, मतलब हमने अगले 10 साल का खर्चा एक साथ कर दिया। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता क्या होता है, जो आपने बहुत बल्क में, इट इज़ अ वेरी बल्की एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा बल्क में आपने कर दिया है। रेवेन्यू होना चाहिए था कम, शॉर्ट रन के लिए होना चाहिए था, लेकिन हमने लॉन्ग रन में एडवांस में पे कर दिया।
ज़रूर कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, ज़रूर 10 साल के लिए एक साथ एडवर्टाइजमेंट परचेज करने का फ़ायदा ये हो रहा होगा कि हमें कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे, तो हमने एक साथ पे कर दिया। लेकिन अकाउंट्स का रूल ये होता है कि इस साल के खर्चे ही आएंगे इस साल में। तो ये जो 10 साल का मैंने खर्चा करा है, फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो मैंने 10 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा है, आज कर दिया पूरा 10 करोड़, बेनिफिट मुझे किश्तों में आएगा ना, टुकड़ों में आएगा, तो हम एक्सपेंडिचर भी टुकड़ों में शो करेंगे अपने अकाउंट्स में। मतलब मैं पहले साल में शो करूंगी कि मेरा खर्चा हुआ है 1 करोड़, सेकेंड ईयर में शो करूंगी मेरा खर्चा हुआ है 1 करोड़, फर्स्ट ईयर में मैं कहूँगी 1 करोड़ का खर्चा हुआ और 9 करोड़ मैंने एडवांस में खर्च कर दिया, सेकेंड ईयर में कहूँगी 1 करोड़ का खर्चा हुआ और बचे हुए 8 करोड़ मेरे एडवांस में गए हैं। मैं हर साल 1-1 करोड़ रुपए खर्चा शो करूँगी और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स टोटल 10 ईयर्स का 10 करोड़ एक्सपेंडिचर मेरे अकाउंट्स में शो हो जाएगा। कह रहे हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर वो होता है विच इज चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। खर्चा तो एक ही बारी में कर दिया लेकिन अकाउंट्स में किश्तों में शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेनिफिट है इट विल अक्रू मतलब इट विल अराइज या बेनिफिट मुझे मिलेगा इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, इसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज़्यादा मिलता है। इट इज़ नोन एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब रेवेन्यू क्या होती है, जनरल नॉलेज के लिए टर्म पढ़ेंगे। रेवेन्यू क्या होता है? जब आप कोई सेल करते हो तो जो पैसा आपको रिसीव होता है ना, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो मतलब जो टोटल हमें पैसा रिसीव हो रहा है। आपकी सेल्स रेवेन्यू कितनी है? सेल रेवेन्यू का मतलब मैं आपसे अब ये नहीं पूछ रही कि सेल पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं ये पूछ रही हूँ आपको टोटल सेल कलेक्शन कितनी हुई है। सेल रेवेन्यू मतलब आपने सामान बेचा, टोटल आपके हाथ में कितने पैसे आए हैं। मैम 50,000 रुपये आए हैं। अब मुझे बताओ इस पर खर्चा कितना हुआ है। मैम ये गुड्स हमें 40,000 के पड़े थे, तो आप कहोगे हमें इनकम कितनी होगी, हमें प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 रुपये का। 50,000 इज माई रेवेन्यू, 10,000 इज माई इनकम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू होता है टोटल मुझे पैसा कितना रिसीव हो रहा है। कह रहे हैं ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब या तो आज रिसीव हो गया है या मुझे फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस से मतलब सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज से जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, या मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुई है, दिस इज ऑल रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स ऑल द कलेक्शंस रिसीव्ड बाय मी। कह रहे रेवेन्यू आर रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। रेवेन्यू होता है टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, और रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना तो आ जाता है इनकम। बस आपको ये याद रखना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पढ़ने वाले। इनकम क्या होती है? कह रहे हैं इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड। इनकम हमारा कुछ फायदा, इट इज अ ब्रॉडर टर्म दैन द टर्म प्रॉफिट। कह रहे हैं इनकम और प्रॉफिट में भी डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इनकम और ब्रॉड टर्म है, प्रॉफिट थोड़ी सी छोटी टर्म है। क्यों? कह रहे हैं इनकम में बिजनेस एक्टिविटी से अदर दैन भी कोई प्रॉफिट कमाया ना तो वो भी इंक्लूडेड होगा। मतलब कहने का मतलब समझो, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट तो हमें, अगर मैं कहूँ मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000, इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ मुझे बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे गुड सर्विसेज बेच के कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर मैं कह रही हूँ ना मेरी इनकम हुई है 1 लाख रुपए, इनकम का मतलब है एक तो बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ है प्लस नॉन बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैंने एसेट बेचा हो, कोई मशीनरी बेची हो, 10 लाख की थी 12 लाख में बेची हो, तो ये जो 2 लाख का फ़ायदा हुआ है ना, इट इज़ नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बिजनेस एक्टिविटीज़ वाला दिखाते हैं। ये 2 लाख जो है ये इनकम है मेरी। इनकम में बिजनेस वाली भी आती हैं, नॉन बिजनेस वाली भी आती हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ो। कह रहे फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 21,000। मेरी गुड्स की कॉस्ट थी 15,000 और जो मैंने बेचा है 21,000, और 21,000 मेरा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। अभी पीछे जो टर्म पड़ी थी, कह रहा ना द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 15,000। जो मैंने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट 15,000 है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। सेल ऑफ गुड्स 21,000 इज रेवेन्यू, और मेरा इनकम क्या हो गया? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो 21,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 6,000, दैट इज माई इनकम। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। और जो मैंने अभी आपको समझाया था, प्रॉफिट होता है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। ऑपरेटिंग मतलब जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से आता है, गुड्स और सर्विसेज बेचकर जो हमें फायदा होता है ना, दैट इनकम अर्नड इज नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म है, इनकम एक ब्रॉडर टर्म है। अब प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। मैम ये भी आपने बताया था चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपको याद है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है बच्चों उसे कहते हैं हम
नेट प्रॉफिट। और मैम आज की क्लास में तो हमने एक और चीज़ सीखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एज्यूम करो हमने हमारी पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हमने एक पेन मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। पेन में क्या क्या लगा, प्लास्टिक चाहिए मुझे, मतलब मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए पेन बनाने के लिए। सबसे पहले तो मुझे कुछ प्लास्टिक चाहिए, मुझे इंक की रिक्वायरमेंट होगी, रिफिल चाहिए होगी, ठीक है बच्चों। सिर्फ इतना ही काफ़ी है या मैम लेबर भी चाहिए होगी? बच्चों लेबर भी चाहिए होगी, मतलब उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, वेजेस। खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, पहले तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कुछ खर्चा होगा, फिर मैंने लेबर को वेजेस दी तो कुछ खर्चा होगा। लेबर जहाँ बैठ के काम कर रही है फैक्ट्री में, उसका कुछ रेंट भी पे कर रही होंगी मैम, रेंट भी पे होगा मैम, बिजली का खर्चा भी आएगा। आपको पता है जब ये पेन प्रिपेयर हो जाएगा ना, एज्यूम करो पर पेन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एज्यूम करो मेरा इस पेन में प्लास्टिक, मैं रुपीज़ में बात करती हूँ, मेरा 1 रुपये का प्लास्टिक लगा है, 1 रुपये की इंक लगी है, 2 रुपीज़ की रिफिल बनी है, ठीक है। लेबर ने मुझसे वेजेस ली है 1 रुपये पर पेन की, और रेंट अप्रॉक्सीमेटली मेरा आ रहा है 5,000 रुपये मुझे देना पड़ रहा है महीने का, और बिजली का खर्चा आ रहा है मेरा 1,000 रुपये बिजली का, ठीक है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि भैया ये पेन में कितने का मार्केट में बेचो, तो मुझे इस पेन की कॉस्ट निकालनी है। ये कितनी कॉस्ट आ रही है रॉ मटेरियल की, 2, 3, 4 प्लस ये 1 रुपये वेजेस के, तो ये हो गए मेरे 5 रुपीज़, तो रॉ मटेरियल और वेजेस का खर्चा हो गया। मुझे ये रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मैं अपनी पॉकेट से पे करूँगी, अल्टीमेटली मुझे कस्टमर से लेना है। मैं पता क्या करूँगी, मैं ये कहूँगी कि भैया ये जो 5,000 और 1,000 का जो खर्चा है ना, 6,000 रुपये, ये भी मुझे कस्टमर से ही लेना है, राइट। अब एज्यूम करो मेरी इस फैक्ट्री में पूरे महीने भर में ये 6,000 रुपये खर्चा हुआ है ना, पूरे महीने भर में हमने 6,000 पेन बनाए हैं और 6,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ है, तो पर पेन मेरा कितना खर्चा हुआ है मैम? 1 रुपये का खर्चा ले लो पर पेन पे, तो पर पेन 5 रुपये तो रॉ मटेरियल और वेजेस का खर्चा था, प्लस कुछ अदर एक्सपेंसेस भी ये मेरा पेन बेयर करेगा 1 रुपये, तो मेरी पेन की कॉस्ट आ रही है 6 रुपये। क्या बच्चों इसको मार्केट में 10 रुपये का बेच सकते हैं? हाँ मैम बेच सकते हैं, फ़ायदा होगा पर पेन 4 रुपये का। इस पेन में मैं बात करूं, इस पेन में जो प्लास्टिक कॉस्ट लगी, जो लेबर कॉस्ट लगी, वो तो जायज़ है, ऊपर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी इसमें ऐड कर दें। मतलब इसमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही पर इसमें एडेड है, इसमें कहीं रेंट दिख नहीं रहा पर इसमें एडेड है। इनको बोलते हैं बच्चे, ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो ज़रूरी हैं खर्च होने, उनके बिना फैक्ट्री नहीं चलती, पेन बनते ना, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूटेड है, जो डायरेक्टली उस पेन पे हमें दिख रहा है खर्चा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब समझो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट, ये जाती हैं पीएनएल अकाउंट में। ऊपर पढ़ते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, कह रहे प्रॉफिट दो तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ओनली डायरेक्ट कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट। मैम लेकिन आपने तो कहा था सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं, यहाँ पे तो इन्होंने कह दिया टोटल एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं। बच्चों पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसकी कंटिन्यूएशन में पीएनएल अकाउंट बनता है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, उसमें डायरेक्ट खर्चे आते हैं, पीएनएल अकाउंट में हम इनडायरेक्ट तो डालते ही हैं, इनडायरेक्ट ही डालते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट भी ना ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सटेंशन ही होती है। तो डायरेक्ट तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जब हम इनडायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमारे अकाउंट्स में टोटल रिकॉर्ड हो जाते हैं, हर खर्चा रिकॉर्ड हो चुका होता है। तो हम यही कहेंगे कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें हर तरह का खर्चा इंक्लूडेड होता है। वैसे ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये हम अकाउंट्स में जैसे जब आगे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ आपकी बुक, मतलब आपके 11th क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर में, ये तो ये 10th 11th चैप्टर जाके, 10th 11th भी नहीं, 18th 19th चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। अब गेन क्या होता है? इनकम वर्ड पढ़ लिया, प्रॉफिट वर्ड पढ़ लिया, गेन क्या होता है? गेन होता है सिर्फ और सिर्फ अदर दैन बिजनेस एक्टिविटीज वाला फायदा। देखो प्रॉफिट होता है बिजनेस एक्टिविटीज वाला फायदा, बिजनेस से कितना फायदा हुआ। इनकम होती है
बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ प्लस अदर दैन बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ, और गेन होता है सिर्फ अदर दैन बिजनेस एक्टिविटी से कितना फ़ायदा हुआ। तो इससे आप जान सकते हो कि सबसे ब्रॉडर टर्म तो कौन सी हुई, इनकम, क्योंकि उसमें बिजनेस वाली प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और अदर दैन बिजनेस वाला प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अदर दैन बिजनेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी बेची, लैंड बेचा, तो जो उस पर फायदा हुआ है उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, गेन। पहली लाइन में क्या लिखा है, गेन इज द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। बच्चों ओनर्स इक्विटी क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो जो गेन होता है उससे ओनर की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं। अगली टर्म पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। लॉस क्या होता है, लॉस होगा उल्टा, गेन में फायदा हुआ है, लॉस में नुकसान हुआ है। पर लॉस एक ब्रॉड टर्म है, लॉस में क्या आता है, कह रहे लॉस एक ब्रॉड टर्म है, इसमें ऑपरेटिंग वाला लॉस भी आता है और अदर देन ऑपरेटिंग वाला भी लॉस आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, चोरी हो गया, कोई हमारा सामान चोरी करके ले गया तो जो हमें नुकसान हुआ है, या लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन अकरिंग नेचर, मैंने मशीनरी बेची है उस पर मुझे घाटा हो गया। तो लॉस जो होता है वो दोनों आता है, बिजनेस एक्टिविटीज से कौन सा लॉस हुआ है प्लस अदर दैन बिजनेस एक्टिविटीज से अगर हमारा कोई लॉस हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इनकम होता है ना बच्चों, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगर मैं कहूँ रेवेन्यू हुआ है 5,000 और खर्चा हुआ था 6,000, तो इस बार इनकम नहीं हुआ, इस बार हमें क्या हुआ होगा, लॉस। लॉस होता है जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। फॉर्मूला इसका मैं कह दूंगी एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। इसमें बिजनेस वाले एक्टिविटीज़ भी लेते हैं और अदर दैन बिजनेस एक्टिविटीज़ वाला भी लेते हैं। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, क्या होती है, एक्सपेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में पढ़ा था द अमाउंट स्पेंट। एक्सपेंस की ये खासियत होती है, इसमें जो एक्चुअली में खर्चा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा, कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आते हैं। एक्सपेंस थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर में सिर्फ अमाउंट वाली चीज़ें इन्वॉल्व थी, अमाउंट वाली मतलब या तो खर्चा आज किया है या कल को हो जाएगा, पर खर्चे होना चाहिए। एक्सपेंस में कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आते हैं। कह रहे हैं एक्सपेंस इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो हम सेल करके जो पैसा कमा रहे हैं बिजनेस में, टोटल सेल करके जो टोटल सेल करने के लिए जो हमने खर्चा किया ना, वो कैश पेमेंट्स हों या वो नॉन कैश पेमेंट्स हों, सब इन्वॉल्व होंगे, उनको बोलते हैं हम एक्सपेंस। और ये कहाँ आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में और या पीएनएल अकाउंट में। मैं आपको नॉन कैश एक्सपेंस का बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है बच्चों, सुनना, ये भी एक नई टर्म है। हम जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं ना, जैसे मैंने आज मशीनरी परचेज करी 10 लाख की, अब ये रोज़ चल रही है मेरी फैक्ट्री में, रोज़ रन कर रही है। सुबह आते हैं इसको ऑन कर देते हैं, शाम को आते हैं बंद, शाम को जाते हैं बंद करके चले जाते हैं। लेबर रोज़ मशीनरी पे काम करती है, 1 दिन 2 दिन 30 दिन 40 दिन डेली काम कर करके पता क्या होता है, मशीनरी थोड़ी पुरानी होने लग जाती है, इसका वियर एंड टियर होने लग जाता है ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। ये अकाउंट्स के वर्ड्स हैं। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना, मशीनरी जो है वो हमारी पुरानी होने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी, उस पर जंग लगने लग जाएगा। तो हमें क्या करना होता है अपने अकाउंट्स में ना, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम वहाँ पे मैं एसेट लिखूंगी ना मशीनरी 10 लाख, तो हर साल उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी, कंपलसरी, मैंडेटरी, कि इस साल मेरी मशीनरी कितनी डेप्रीशिएट हुई है। डेप्रीशिएट का मतलब समझते हो, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। राइटिंग ऑफ मतलब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को अपनी बुक्स में रिड्यूस करना, क्योंकि हमने उसे यूज़ कर करके खराब कर दिया, ये ऑब्सोलीट हो गई है, अब इस मशीनरी की वैल्यू रही नहीं। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गई है ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनरी अब मार्केट में इस रेट पे नहीं बिक रही है क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो ये डेप्रिसिएशन ये जो नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे एक्चुअली में कोई खर्चा हुआ नहीं है, मैंने एक्चुअली में 2 लाख किसी को दिए नहीं है, वो तो बस मुझे पता है कि मेरी मशीनरी की वैल्यू गिर गई है, तो उसको मैं पहले से ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब बेचेंगे घाटा तो तब होगा, हो सकता है 10 साल बाद ये मशीनरी सिर्फ कबाड़ में बिके 50,000 की, घाटा तो तब होगा, लेकिन हम हर साल इस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मेरी बुक्स के लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसको हम बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, इस साल जब मैंने मशीनरी यूज़ करी तो प्रोडक्शन हुई है, मुझे प्रोडक्शन का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या, जितना भी खर्चा होता है सब बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस ना होते तो मेरी मशीनरी की वैल्यू ना गिरती, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना होते तो मेरी मशीनरी पर जंग ना लगता। तो जो मशीनरी खराब हुई है ना, वो सारी वैल्यू रिकॉर्ड करनी ज़रूरी होती है। तो दीज आर माई नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में, और इनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। अगली टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपके अकाउंट्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस। नाम से भी थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रीपेड मतलब यू हैव पेड एन एक्सपेंस इन एडवांस, आपने अगले महीने का रेंट इसी महीने पे कर दिया है।
आपने जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ना स्कूल में करते थे, अपने अगले 6 महीने की स्कूल फीस एक साथ पे कर देना, एडवांस में पे कर देना, ताकि हर महीने दिमाग पे बर्डन ना आए कि स्कूल फीस पे करनी है, फीस पे करनी है। थोड़ी बल्क में पे कर दी नहीं एक साथ। कह रहे एनी एक्सपेंस विच हैज बीन पेड इन एडवांस, उसका बेनिफिट लेकिन हमें फ्यूचर में मिलेगा, आने वाले महीने में मिलेगा या आने वाले सालों में मिलेगा। उसको कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में क्यों शो किया जाता है? बैलेंस शीट में क्यों शो किया जाता है? क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे अभी नहीं मिल रहा, फ्यूचर में मिलेगा। तो इट इज़ लाइक माई करंट एसेट। करंट एसेट मतलब करंट डेट में ही मेरे लिए एसेट है मेरा। इसी से ऑपोजिट एक टर्म होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बिल्स मेरे सर पे पड़े हैं एंड आई हैव नॉट येट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे ही नहीं करा है, पूरा महीना बीत गया, अभी तक रेंट नहीं पे करा, अभी तक बिजली का बिल पे नहीं करा, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट येट पेड, बेनिफिट हम ले चुके हैं इस केस में। तो ये तो मेरे पे क्या है? लायबिलिटी। ये भी बैलेंस शीट में जाती है, किस नाम से बच्चों? करंट लायबिलिटी के नाम से। और आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।